हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवी और आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का रिवीजन सीरीज। ठीक है, ये पूरा एक वीडियो होगा 1.5 या 2 आवर्स का, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक का पूरा क्लास 6 का एनसीईआरटी वन गो में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन वीडियो है। इसके अलावा आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था क्लास 9 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, वो वीडियो भी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इन द सोलार सिस्टम, पहला जो चैप्टर है। अर्थ और सोलार सिस्टम में क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है वो सोलार सिस्टम का ही एक पार्ट है, जिसमें सन जो होता है मेन हेड होता है, उसी के अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सोलार सिस्टम है। देखो मेन क्या होता है, जब हम स्काई में देखते हैं तो हमको बहुत सारे टिनी टिनी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो शाइन करते हुए दिखते हैं। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो अपने आप ट्विंकल नहीं करते हैं, कुछ जो होते हैं वो अपने आप ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, जो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जैसे मून शाइन करता है, कुछ वैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो हमेशा आपको रात में जब भी आप स्काई की तरफ देखोगे तब आपको मून दिखेगा। मून जो आपको हमेशा अपीयर होगा डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट शेप्स पे और डिफरेंट पोजीशन पे आपको अपीयर होगा। ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे आपको अपीयर होगा। मून एक दिन होता है फुल मून दिखता है, जिस दिन उस नाइट को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। और एक दिन आता है जिस दिन हमको न्यू मून मतलब नया मून उगता हुआ दिखता है, फिर वो बढ़ता है। फिर उसके बाद फुल मून आता है, फुल मून के बाद फिर वो घटता है, उसको हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम जो डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल द ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। हमको डे टाइम में ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है, वो अलाउ नहीं करती हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सके। अब जो सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमको रात को स्काई में दिखते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है उसमें से कुछ बॉडीज जो होती है वो बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं। ठीक है, और ये सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो किससे बनी होती है, गैसेस से बनी होती है। इसलिए उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जिसको वो एमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में, इस वजह से वो हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। और सन भी क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, जो सन भी क्या है, एक स्टार है। ठीक है, अब इतनी सारी काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स जो हमको स्काई में दिखते हैं वो सन के जैसे ही हैं, लेकिन हमको उनकी हीट और लाइट फील नहीं होती, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्ट हमसे बहुत 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 ज्यादा दूर है। सन भी हमसे दूर है, लेकिन सन हमारे से बाकी सारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी पास है, इस वजह से हमको उसकी हीट और लाइट जो है वो फील होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो हम दूर से देखें तो हमको वो छोटा दिखाई देता है, अगर हम उसको पास से देखें तो हमको बड़ा ही दिखाई देता है। जैसे कि एरोप्लेन, जब वो हम उसको पास से देखते हैं तो वो हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, जब वो हमसे दूर चला जाता है स्काई में तब वो हमको छोटा दिखाई देता है। तो सेम चीज जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज पे अप्लाई होती है। ठीक है, जब हम रात को देखते हैं स्काई की तरफ, हमको बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं, बहुत सारे वेरियस पैटर्न्स फॉर्म होते हुए दिखते हैं। इन सारे जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब एक अरेंजमेंट होता है स्टार्स का, उसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। एक जिसमें से है उर्सा मेजर और दूसरा है बिग बियर, ये बहुत फेमस कॉन्स्टिलेशन है। और मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल वाला जो कॉन्स्टिलेशन है उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि। ये हर किसी ने अपने बचपन में देखा होगा, ये इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है सप्तऋषि तारा मंडल, जिसमें 7 तारे होते हैं। और इसी सप्तऋषि तारा मंडल के अगर लास्ट के 2 स्टार्स को ज्वाइन करके सीधा देखा जाए तो हमको नॉर्थ स्टार दिखता है। और इसी नॉर्थ स्टार का यूज एंशिएंट टाइम में लोग करते थे नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। इसको हम पोल स्टार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल स्टार भी बोलते हैं। और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। क्लियर? कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती है, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, और वो अपनी लाइट के द्वारा ही क्या करते हैं, लिट चमकते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बॉडीज होती है उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स मतलब, प्लैनेट जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड प्लेनेटई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स, मतलब जो घूमते रहते हैं उसको हम वेंडरर्स बोलते हैं। प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो स्टार्स की लाइट से ही अपने आप को शाइन करते हैं। ठीक है,
अब अर्थ भी एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है, अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसपे हम रहते हैं, और वो किसकी हीट और लाइट को यूज करता है, सन की हीट और लाइट को यूज करता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ से सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। अगर हम अगर हम मून की बात करें तो मून जो होता है वो भी हमारे से पास में है, सन और मून जो है वो दोनों पास में, लेकिन मून हमको बड़ा दिखाई देता है सन के कंपैरिजन में, क्योंकि मून हमसे ज्यादा पास में है एज कम्पेयर टू सन। सन तो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। चलो, अगर हम मून से हमारी अर्थ को देखेंगे तो तो हमारी अर्थ भी ऐसे ही दिखेगी जैसे हमको यहाँ से मून दिखता है। तो मून जो होता है वो एक सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। ये अर्थ का क्या है, कंपेनियन है, जो अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, ठीक है। जैसे कि और बाकी अदर प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, वैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, ठीक है। और इसमें से जो कुछ प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने अपने मून्स हैं, लेकिन कुछ के नहीं भी हैं, ठीक है। अब देखो, हम सोलार सिस्टम के बारे में जानते हैं। सोलार सिस्टम क्या होता है? तो सोलार सिस्टम कौन कौन होता है? सन और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और जो उनकी सैटेलाइट्स हैं, और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स बोलते हैं, ये सब आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? सोलार सिस्टम और सोलार फैमिली बनाती है। ये देखो, इसमें आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये जो है ये हमारी सोलार फैमिली है। इसमें ये रहा सन, ठीक है। सन के पास में सबसे पहले और नियर स्टार है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। वीनस क्या होता है? इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ की तरह दिखाई देता है। फिर थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, फोर्थ नंबर पे आता है मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में आता है एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं। फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, और उसके बाद आता है नेपच्यून। अब ये जो यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून जो है उसके सराउंडिंग में रिंग्स बनी हुई है गैस की। उसमें से जो सैटर्न है, सैटर्न के आसपास वाली रिंग्स हमको दूर से भी दिखाई देती है, शाइनी रिंग्स हैं इसकी, ठीक है, जो दूर से भी दिखाई देती है। अब देखो, पहले के जो 4 प्लैनेट्स है, इनको इंटीरियर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और ये किससे बने होते हैं? रॉक से मिलके बने होते हैं। जो बाकी के 4 प्लैनेट्स है पीछे वाले, वो किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, या गेशियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, देखो, सन क्या है? सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम है, और ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलके बना हुआ है। इस वजह से ये हमको हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। ये पूरे सोलार सिस्टम को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, और इसकी ट्रिमेंडस हीट जो होती है वो हमको फील नहीं होती, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो सन से कितने दूर है? 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अवे है। कितना? 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अवे है अर्थ से, ठीक है। फिर प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये हमारे सोलार सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनका डिस्टेंस सन से देखो, पहला है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इनको आपको ऐसे याद नहीं हो रहा हो एकदम, तो आप इसके लिए ट्रिक होती है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। माई मतलब मर्क्यूरी, एम मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, एंड एस जे मतलब जुपिटर, एस मतलब सैटर्न, यू मतलब यूरेनस, एंड फॉर नेपच्यून, ठीक है। सन जो होता है उसके अराउंड में जो 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसको फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और उस फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ये 88 डेज में अपना जो राउंड है वो कंप्लीट कर लेता है। वीनस को अर्थ ट्विन बोलते हैं, क्योंकि वीनस जो है वो बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है साइज में और शेप में, ठीक है। प्लूटो को भी पहले प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, जहाँ पे प्लूटो को भी बोला कि वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह है, इसलिए ये क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अब हमारा अर्थ। अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के पास का। इसका जो शेप है वो एकदम स्पैरिकल नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल से। इस वजह से इसका जो शेप है इसको हम बोलते हैं जियोइड शेप। जियोइड शेप मतलब अर्थ लाइक शेप। अर्थ लाइक शेप में आप ऑरेंज का शेप देख सकते हैं, ऑरेंज का शेप एकदम अर्थ की तरह है जो पोल से फ्लैटेंड है, ठीक है।
अब अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करता है। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है क्योंकि ये ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है। लाइफ सपोर्टिंग एयर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, इसी रीजन से अर्थ क्या है, हमारा यूनिक प्लैनेट है। ठीक है, आउटर स्पेस में अर्थ जो होता है वो ब्लू प्लैनेट की तरह दिखाई देता है क्योंकि इसका 2/3 जो पार्ट है वो सरफेस का वाटर से कवर किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मून। मून क्या है, अर्थ जो है वो ओनली वन सैटेलाइट है जो हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। सॉरी, मून जो है वो ओनली सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसका डायमीटर जो है वो 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ से ये 1/4 है, लेकिन ये नियरेस्ट है। ये हमको इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये नियरेस्ट है अब हमारे प्लानट के। और इस कितना दूर है हमसे, ये 3,84,400 किलोमीटर ही अवे है, जबकि सन जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है, इस वजह से मून छोटा होते हुए भी हमको बड़ा दिखाई देता है। अब मून का क्या है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड कैसे कितने दिन में अपना टाइम कंप्लीट करता है, 27 डेज। देखो, प्लैनेट और सैटेलाइट्स दो तरीके से मूव करते हैं। जो प्लैनेट्स है, जितने भी प्लैनेट्स है वो दो तरीके से मूव करते हैं। एक तो वो सन के अराउंड मूव करते हैं और एक अपने एक्सिस पे मूव करते हैं। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन कितनी देर में कर लेती है, 24 आवर्स में कर लेती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। और अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है, वो कितने देर में करती है, 365 डेज 1/4 डे। ठीक है, तो इतने दिन में वो एक चक्कर लगाती है जिसमें सीजन्स चेंज होते हैं। क्लियर। अब मून के साथ भी ऐसे ही है, मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है और अपनी स्पिन पे भी रिवॉल्व होता है। लेकिन ये जितनी देर में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है उतनी ही देर में अपनी स्पिन कंप्लीट कर पाता है। मतलब कि मून जो है अर्थ के अराउंड 27 डेज में कंप्लीट करता है और उतने ही टाइम में वो अपना स्पिन पूरा कंप्लीट कर पाता है अर्थ के खुद का स्पिन एक्सिस पे। इस वजह से हमको हमेशा इसकी एक ही साइड मून की जो है वो विजिबल होती है, हमेशा एक जैसा ही दिखता है। ठीक है, अब मून के ऊपर लाइफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ माउंटेन्स, प्लेन और डिप्रेशन ही है। ठीक है, अब सैटेलाइट क्या होती है, सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो हमारे प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं वैसे। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट ये आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो साइंटिस्ट ने डिजाइन की हुई होती है, और ये इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूनिवर्स में छोड़ी जाती है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से। इंडिया की कौन कौन सी सैटेलाइट है स्पेस में, इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये सारी सैटेलाइट्स है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। अब नेक्स्ट है हमारा एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, देखो, स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा कुछ और छोटी छोटी बॉडीज जो होती है वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होती हैं, उन्हीं बॉडीज को हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, अभी हमने पहले देखा था। ठीक है, साइंटिस्ट का व्यू है कि जो एस्टेरॉइड बेल्ट बना है वो किसी प्लैनेट के एक्सप्लोजन के वजह से बना है, और ये बहुत साल पहले बना था और एक्सप्लोजन होने के बाद ये एस्टेरॉइड्स में कन्वर्ट हो गया। अब मीटियोराइड्स क्या होते हैं, कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स जो होते हैं सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, उसको मीटियोराइड्स बोलते हैं। समटाइम्स ये जो मीटियोराइड्स होते हैं वो अर्थ के पास में आ जाते हैं और इसके अंदर ही ड्रॉप हो जाते हैं, बट फ्रिक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर होने की वजह से, एयर फ्रिक्शन होने की वजह से ये हीटअप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं। इसके वजह से हमको फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई देती है। ठीक है, कुछ बार ऐसा भी होता है कि मीटियोराइट जो होते हैं वो कम्प्लीटली बर्nt नहीं होते हैं और ये अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और अर्थ में एक हॉलो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी लेक्स भी बनी हुई हैं अर्थ पर, मीटियोर लेक्स। ठीक है, चलिए, अब इसके अलावा हम तो जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, ऐसे हमको क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स जो अवेलेबल है, वो ऐसा हमको बैंड दिखाई देता है कि मिल्की, उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। एंशियंट इंडिया में इसको रिवर ऑफ लाइट बोलते थे जो स्काई में फ्लो हो रही है, मतलब बोलते थे आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, मतलब आकाश में लाइट की रिवर फ्लो हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ये जो गैलेक्सी होती है उसमें बिलियंस ऑफ दी स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट होती है, गैसेस होते हैं, मिलियंस ऑफ ऐसी ही गैलेक्सी मिलकर हमारा यूनिवर्स बनाती है। ठीक है, मतलब हम कहाँ बिलोंग करते हैं, आप इस डायग्राम में देखो, देखो इतना बड़ा यूनिवर्स है। ठीक है, पूरा ये यूनिवर्स है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज है,
बहुत सारी गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलार सिस्टम है, उसमें से एक हमारा सोलार सिस्टम है। सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट है, जिसमें से हमारा प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। और अर्थ पे बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स में कंट्रीज है, और कंट्रीज में बहुत सारी सिटीज हैं, सिटीज में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस है, और वहाँ हम रहते हैं और ये हम हैं, ठीक है। तो ऐसे हम बिलोंग करते हैं। तो ये तो देखो चैप्टर 2 है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड का। अब देखो ग्लोब में हम लोग ट्रू मॉडल, मतलब हमारा अर्थ जो दिखता है उसी का मिनिएचर मॉडल कौन होता है, ग्लोब होता है, ठीक है। तो ग्लोब जो होता है वो अलग अलग साइज का, अलग अलग टाइप का हो सकता है। जो बड़े वाले होते हैं वो उनको कैरी करना इजीली नहीं होता, इसलिए अभी स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आने लग गए हैं, ठीक है। अब अर्थ क्या है, स्पेरिकल शेप का है, तो उस पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमको एक कुछ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस चाहिए होते हैं, लाइंस चाहिए होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम लोकेशन को, जो प्लेसेस की लोकेशन है उनको मार्क कर सकें, ठीक है। अब ग्लोब जो होता है वो टिल्टेड मैनर में, क्योंकि हमारी अर्थ भी क्या है, टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। इस वजह से हम जो ग्लोब बनाते हैं वो, क्योंकि मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का, इस वजह से ये भी टिल्टेड हम दिखाते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो है वो टिल्टेड है, ठीक है। अब अर्थ जो है हमारी किधर रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करेगी, तो ईस्ट वाली जो पोजिशन है वो पहले आएंगी, इसलिए जापान में सबसे पहले सनराइज होता है और सबसे लास्ट में सनराइज होता है अलास्का में, ठीक है। तो इस वजह से हमारी अर्थ क्या होती है, वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, तो ईस्ट से स्टार्ट होगा मूवमेंट और क्या होगा, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। ये हम आगे देखेंगे कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। अब इमेजिनरी लाइन जो होती है, अब क्या करेंगे, अर्थ पे लोकेशन मार्क करने के लिए एक और इमेजिनरी लाइन जो है वो हम एज्यूम करते हैं। ये जो है वो ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ से बीच में से एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है नॉर्थ वाला, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ वाला होता है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर जो होता है वो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइन है। जितने भी बाकी के लैटिट्यूड्स बनेंगे वो इसी के पैरेलल होंगे, इक्वेटर के पैरेलल होंगे, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं। जैसे इक्वेटर जो है वो हमारा 0 डिग्री है, इसी से 20 डिग्री पर कौन सा एंगल बनेगा, हमारा 20 डिग्री लैटिट्यूड आएगा। फिर 40 डिग्री के एंगल पे 40 डिग्री लैटिट्यूड आएगा। ऐसे सारे एंगल्स बनाएंगे ये, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इक्वेटर से पोल जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, 360 डिग्री की है, तो इसका 360 डिग्री का 1/4 क्या होगा, हमारा 90 डिग्री होगा। इस वजह से 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क करेगा नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो साउथ पोल को मार्क करेगा। क्लियर है इतना। अब जितने भी नॉर्थ, इक्वेटर के नॉर्थ में जितने लैटिट्यूड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे। और जितने भी इक्वेटर के पैरेलल में साउथ में जितने लैटिट्यूड हैं इक्वेटर के पैरेलल में, उनको हम साउथ लैटिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। हर लैटिट्यूड की अपनी एक वैल्यू होती है। उसके बाद अगर ये नॉर्थ में है तो उसको हम लेटर एन से डिनोट करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 20 डिग्री पर लैटिट्यूड है और वो नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 20 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे। और अगर वो साउथ में है तो उसको हम 20 डिग्री साउथ बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया है चंद्रपुर जो इंडिया में आता है, वो कहाँ पर आता है, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आता है। देखो चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आता है। ऐसे ही वेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राजील में है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आएगा। मतलब वो कहीं यहाँ आएगा और ये कहीं यहाँ आएगा। क्लियर, दोनों एक ही सेम लैटिट्यूड पर है, पर सॉरी यहाँ आएगा, नॉट यहाँ, एक ये नॉर्थ में आएगा, ये साउथ में आएगा। तो दोनों ही 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड पर है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं जो हमने अर्थ पे मार्क किए गए हैं। पहला तो होता है 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री नॉर्थ, एंड साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। इसके अलावा चार और इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस डायग्राम में आप देखिए।
ये जो है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। फिर 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल है, वैसे ही 66.5 डिग्री में आर्कटिक सर्कल है। अब देखो ये वाला जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन बोलते हैं इन सारे कैप्रिकॉर्न से लेके कैंसर तक के जितने भी लैटिट्यूड्स आएंगे, उनमें से जो सन है वो कभी ना कभी उसके ओवरहेड पर रहेगा, ठीक है। कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रहेगा, वहां गर्मी ज्यादा होगी, कभी इक्वेटर पे रहेगा, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा, कभी इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कोई लैटिट्यूड है वहां पर भी रह सकता है, और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वहां पर भी रह सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे सन की सीधी रेस पड़ती है तो यहाँ पे हीट ज्यादा होती है, इसलिए इसको हीट सरप्लस जोन भी बोलते हैं या फिर टॉरिड जोन भी बोलते हैं, क्योंकि सन यहाँ पे हमेशा ओवरहेड रहेगा। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक वाला ये वाला एरिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल वाला एरिया, यहाँ पे कभी भी सन ओवरहेड नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, या इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। जो नॉर्थ में है उसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, जो साउथ में है उसको हम साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे, ठीक है। फिर आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, मतलब आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, यहाँ पे सन की रेज बहुत ही कम पड़ती है, और ये फ्रीजेड जोन होता है, यहाँ पे पूरा स्नो जमा होता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजेड जोन बोलते हैं। सेम अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो जोन होता है उसको फ्रीजेड जोन बोलते हैं। तो तीन टाइप के जोन हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो होता है जो पोल से अटैच होता है उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जो पोल के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में उसको नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है उसको हम टॉरिड जोन बोलेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है जिसमें हीट के अकॉर्डिंग अर्थ को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये इसमें वही लिखा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कैंसर तक सन जो होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड रहेगा, इसलिए हीट मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा, इसको हम टॉरिड जोन बोलेंगे। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर होगा, इस वजह से इनको हम टेम्परेट जोन बोलेंगे। और जो एरियाज आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में, वो बहुत ठंडे हैं, इस वजह से वहां पे सन ना तो राइज होता है मच अबाउट द हॉरिजॉन, इस वजह से यहाँ पे स्लांटिंग रेस पड़ती है और बहुत ही कम हीट आती है, इस वजह से ये जोन कौन सा होता है, फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत क्या पड़ी, देखो मान लो ये अर्थ है ना, इस पे ये ही पूरा लैटिट्यूड्स है, एक पोजीशन यहाँ पर है, एक पोजीशन यहाँ पर है, दोनों सेम लैटिट्यूड पे है, तो उसके अलावा एक और रेफरेंस लाइन चाहिए होगी ना जो हमको बताए कि वो ईस्ट में है या वेस्ट में है, उसके वजह से हमको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की जरूरत पड़ी, जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, टोंगा आइलैंड और मॉरिशस आइलैंड दोनों ही सिचुएटेड है सेम लैटिट्यूड पर, दैट इज 20 डिग्री साउथ। अब दोनों कहाँ है, कौन सा ईस्ट में कौन सा वेस्ट में है, ये पता करने के लिए हमको एक और लॉन्ग चीज की जरूरत पड़ी, जो जिसके लिए लाइन ऑफ रेफरेंस हम ड्रॉ करेंगे नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, ये जो लाइंस है इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स या फिर मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही ईस्ट डायरेक्शन में जो लॉन्गिट्यूड होंगे वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री ईस्ट तक होंगे, और ऐसे ही वेस्ट में जो मार्क किए जाएंगे वो 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्ट में होंगे, और जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन होगी वो सिमिलर लाइन होगी। ये भी अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, और ये जो लाइंस होते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, और इन दोनों के बीच में दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो पोल के पास जाकर जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे वो कम होती जाएगी, क्लियर, ठीक है। चलिए ये तो हो गया मेरिडियन। अब हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, 0 डिग्री मेरिडियन किसको मानेंगे, तो जहां पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, जहां पे ग्रीनविच है, वहां से जो मेरिडियन पास होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लेंगे, ठीक है। और अगर हम 180 डिग्री ईस्टवर्ड्स जाते हैं तो
और हम ये इसी से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम ईस्टवर्ड जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्टवर्ड काउंट करेंगे, अगर वेस्टवर्ड जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट करेंगे। तो जो प्राइम मेरिडियन है और 180 डिग्री मेरिडियन है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर बनाता है, लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये वाला जो होगा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा और ये वाला जो होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। क्लियर? तो अब हमको क्या हुआ, ग्रिड मिल गई। देखो ये लैटिट्यूड्स हैं इसकी और इसके ये ही लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हमको ग्रिड मिल गई। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को इजीली लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि धुबरी इन आसाम को लोकेट करना है, अब इसने दिया है 26 डिग्री नॉर्थ पर है, तो 0 डिग्री से हम ऊपर की साइड जाएंगे तो हमको यहाँ पे 26 डिग्री नॉर्थ मिल गया। ठीक है, ये हमको एक लैटिट्यूड मिल गया। अब इसने बोला 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, मतलब ये तो 0 डिग्री है, तो इस साइड जाएंगे तो हमको ईस्ट मिल जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ जाके हमको क्या मिल जाएगा, धुबरी, सॉरी यहाँ पे हमको धुबरी मिल जाएगा, क्योंकि ये 26 डिग्री वाला लैटिट्यूड है और ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, 90 डिग्री ईस्ट वाला। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहीं पे धुबरी लोकेट करेगा। इसके लिए आप ये ग्रिड बना के भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें ABCDE जो है वो आपके लैटिट्यूड्स है, 1 2 3 जो है आपके लॉन्गिट्यूड्स है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल ए पॉइंट को लोकेट करना है, तो ए पॉइंट कहाँ पर आएगा, बी डिग्री नॉर्थ में आएगा और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर आएगा। क्लियर? दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं ना, सिंपल वैसे ही है। ओके, इसमें देखिए आपको दिखेगा ग्रीनविच मैरिडियन जो है वो यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, इसके आगे जो टाइम होगा वो हमेशा इससे अहेड होगा। मान लो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ और जितना दूर जाएंगे यहाँ 2 हो रहा होगा, यहाँ 3 बज रहा होगा, मतलब ये हमेशा इससे आगे रहेगा। और इसके वेस्ट में अगर हम जाएंगे तो ये हमेशा इसके पहले चलेगा, मतलब अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ पे 11 AM होगा। ठीक है, यहाँ पे 10 AM होगा, यहाँ पे 9 AM होगा। ठीक है, मतलब ये इससे लेट चलेगा और ये इससे आगे चलेगा, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है, तो ईस्ट वाले जो पोर्शन है वहां पे पहले सनराइज हमको देखने को मिलेगा, तो सनराइज पहले देखने को मिलेगा तो टाइम आगे चलेगा, और फिर जैसे जैसे जाएंगे फिर सनराइज होगा। इस वजह से हमको इंडिया में भी ऐसे ही होता है, यहाँ वाला जो पोर्शन है वहां पे सनराइज आपको पहले दिखता है, 4 AM पे यहाँ सनराइज हो जाता है और यहाँ पे 6 AM को आपको सनराइज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होता है वो हमको देखने को मिलता है हमारे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। क्लियर? चलिए अब देखिए लॉन्गिट्यूड एंड टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। लोकल टाइम लोग पहले कैसे मेजर करते थे, शेडो कास्ट के हिसाब से, कि जब सन जो है, सन के हिसाब से जो सबसे शेडो, जो सबसे छोटी शॉर्टेस्ट शेडो बनती थी वो नून के टाइम पर बनती थी, और लॉन्गेस्ट शेडो जो बनती है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे मिलती है। मतलब मॉर्निंग में आपकी शेडो क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, फिर नून की तरफ हम जैसे जैसे जाएंगे हमारी शेडो छोटी होती जाएगी, फिर नून से जब हम इवनिंग की साइड जाएगी तो हमारी शेडो वापस क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। समझ में आया? पहले बड़ी होती है, फिर छोटी होती है, फिर छोटी होती है। ऐसे लोग पहले क्या करते थे, टाइम को मेजर करते थे। लेकिन जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच है, अगर सन उस पे है हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई में, अगर ग्रीनविच मेरिडियन पर टाइम है, तो उस प्लेसेस पे, उस मेरिडियन पे जितनी प्लेसेस होंगी वो सब पे क्या होगा, मिड डे या फिर नून रहेगा। मतलब ये जो ऐसे 0 डिग्री मेरिडियन है, यहाँ पे सब जगह नून रहेगा उस टाइम पे। फिर यहाँ पे सेम टाइम रहेगा, मतलब यहाँ पे 12 बज रही है, तो अगर ये मेरिडियन पे 11 बज रही है तो यहाँ पे जितनी भी प्लेसेस इस पे आएंगी, जितनी भी कंट्री आएंगी वो सब पे 11 बजेगी। ऐसे ही इधर अगर यहाँ मान लो 1 PM हो रहा है, तो सारी प्लेसेस जो इस मेरिडियन पे आएंगी उन पे सब पे 1 PM होगा। क्लियर? समझ में आया? अब अर्थ जो होती है वेस्ट से ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ कैसी, स्पेरिकल है, तो स्पेरिकल होने की वजह से 360 डिग्री रोटेट करती है। कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। तो 1 आवर में ये कितना रोटेट कर लेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब अगर हम 15 डिग्री मूव करते हैं तो उसमें कितना टाइम हमारा निकल जाता है, 1 आवर का टाइम निकल जाता है। ठीक है, अगर हम मैरिडियन 0 डिग्री मैरिडियन से 15 डिग्री ईस्टवर्ड साइड जाए तो हमारा क्या होगा, 1 आवर हमारा ऐड होगा। मतलब अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो 15 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा, 1 o'clock हो रहा होगा। ऐसे ही हम 15 डिग्री वेस्ट में जाए तो हमारा टाइम क्या होगा, पीछे आएगा तो 11 AM हो रहा होगा। क्लियर? समझ में आया? 15 डिग्री में 1 आवर होता है,
15 डिग्री में 1 आवर होता है। अगर हमको इसको मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, मतलब 1 डिग्री में आप कितना मूव करोगे, आपका टाइम 4 मिनट मूव होगा। समझ में आया? देखो, ऐसे ही हर एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock, सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, इट इज कॉल्ड द मिड डे। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, मतलब इसका यही है, 15 डिग्री अगर हम वेस्ट ऑफ ग्रीनविच जा रहे हैं तो टाइम जो होगा बिहाइंड होगा, तो टाइम 1 आवर बिहाइंड होगा, तो 11 AM होगा। अगर 180 डिग्री ईस्ट में, इट विल बी मिड नाइट एंड 12 नून एट द ग्रीनविच। अरे यार, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन में और अगर आप 15 डिग्री ईस्ट जाते हैं तो आप 1 आवर अहेड होंगे, मतलब 1 PM होगा। अगर 15 डिग्री वेस्ट जाते हैं ग्रीनविच में तो आपका 1 आवर बिहाइंड होगा, मतलब 11 AM होगा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कहीं भी 15 डिग्री मूव करें तो आपका 1 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि इंडिया का जो मेरिडियन है वो 30 डिग्री का डिफरेंस है। 30 डिग्री मतलब ये तो 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ के और यहाँ के टाइम में। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट पर। ये जो मेरिडियन है इसका रेफरेंस टाइम निकालेंगे हम ग्रीनविच मेरिडियन, और ग्रीनविच मेरिडियन और 82.5 डिग्री के बीच में कितना टाइम डिफरेंस आएगा, 5 hours 30 minutes का डिफरेंस आएगा। इसलिए लंदन का जो टाइम होगा उससे इंडिया का टाइम हमेशा 5.5 घंटे आगे होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर वहां पे 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ पे इवनिंग का 5:30 हो रहा होगा। ठीक है, 5:30 हो रहा होगा। क्लियर? तो हमारा क्यों आगे है आप देख लीजिए ना, 15 डिग्री पर 1 आवर के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए तो 82.5 डिग्री आगे है। तो 15 1 आवर 2 आवर कितना होगा, 5 आवर, मतलब 75 आवर्स। तो ये हो गया, और 75 आवर्स के बाद जितना बचा उसमें 7.5 डिग्री बचा, तो उतना कितना होगा, हाफ एन आवर हो जाएगा, तो टोटल 5.5 घंटे हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैथ से। अब इसमें वही एग्जांपल दिया है कि अगर कबीर जो है वो भोपाल में रहता है और उसका फ्रेंड आलोक जो है वो लंदन में रहता है, दोनों इंडिया और इंग्लैंड का मैच स्टार्ट हुआ 2 बजे लंदन में, तो इस वजह से 7:30 बजे वो कहाँ स्टार्ट होगा, इंडिया में स्टार्ट होगा, तो हमारे यहाँ पे मिडनाइट तक वो मैच चलेगा। इंडिया जो है ग्रीनविच के ईस्ट में लाई करता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो टाइम डिफरेंस कितना है, 5 hours 30 minutes अहेड है इंडिया। ठीक है, इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन दी लंदन। तो इस हिसाब से, ठीक है। अब एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज जो होती है ना वो एक से उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर ज्यादा होता है तो वो मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम भी ले सकती है, जैसे कि रशिया। रशिया के 11 स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, 11 स्टैंडर्ड टाइम है और इनको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है, और ईच जोन के कवर जो है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का कवर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में बस इतना आना चाहिए कि इसके 11 जोन्स हैं, और 15 डिग्री मतलब 1 आवर आप कवर कर लेते हैं, और 1 डिग्री मतलब आपका 4 मिनट कवर होता है। इससे आप कहीं का भी टाइम निकाल सकते हैं। 0 डिग्री ग्रीनविच के ईस्ट में अगर जाएंगे तो आपका टाइम अहेड होगा, मतलब आगे होगा। 0 डिग्री ग्रीनविच के अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो आपका टाइम क्या होगा, बिहाइंड होगा। ठीक है, आप रेफरेंस याद रखिएगा, 12 AM इधर जाएंगे तो 1 PM आएगा, और इधर जाएंगे तो आपका 11 AM आएगा। बस यही आपको याद रखना है, बाकी इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए चैप्टर नंबर 3 करते हैं। चलो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है हमारा मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसमें अर्थ जो होती है वो 2 टाइप के मोशन करती है। पहला होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। रोटेशन मतलब वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और जो अर्थ होती है वो एक फिक्स्ड पाथ में सन के अराउंड मूव करती है, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अब जो अर्थ है वो क्या है, एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन के साथ। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन पे ये इंक्लाइंड है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो सन है, जो हमारी प्लेनेट अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है और वो स्पेरिकल शेप की है, तो इसका सिर्फ ओनली हाफ पोर्शन जो है वहाँ उसको लाइट मिलती है सन से एट अ टाइम, और दूसरा जो पोर्शन होता है जहाँ पे सन नहीं दिखता है वो
क्या एक्सपीरियंस करता है, नाइट। तो आधा पोर्शन में डे होता है, आधा पोर्शन में नाइट होता है। जो सर्कल डिवाइड करता है डे एंड नाइट को ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इसको बोलते हैं। ये देखो, ये सन है, ये हमारा अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। कितना ऑर्बिटल प्लेन से एंगल बना रहा है, 66.5 डिग्री। और कितना टिल्टेड है, 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, एक्सिस और इंक्लिनेशन एंगल सेम नहीं है। एक्सिस ये वाला है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल का इंक्लिनेशन है। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब कितने पोर्शन पे लाइट आती है, तो हमारा जो अर्थ का आधा पोर्शन है उस पे लाइट आएगी, वो डे एक्सपीरियंस करेगा। और आधा जो पीछे वाला पोर्शन है वो नाइट एक्सपीरियंस करेगा। फिर जब अर्थ रोटेट हो जाएगी, ये वाला पोर्शन आगे आ जाएगा, वहां डे हो जाएगा, ये वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा, वहां पर नाइट हो जाएगी। जो अर्थ 24 आवर्स में अपना 1 रोटेशन कंप्लीट करती है, इस पीरियड ऑफ रोटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं, और डेली मोशन ऑफ दी अर्थ बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्या होता है, अगर सन, मान लो अर्थ हमारी जो है वो रोटेट ना करे तो क्या होगा, तो अर्थ का आधा पोर्शन जो होगा वो हमेशा सन के सामने रहेगा, तो वहां पे हमेशा कंटिन्यूसली वार्म सीजन होगा। और जो अदर हाफ है वहां पे हमेशा डार्कनेस रहेगी, तो वो फ्रीजेड जोन होगा। तो ऐसी केस में लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी इन एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि एक जगह बहुत हैवी हॉट टेम्परेचर हो जाएगा और एक जगह फ्रीजेड कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मोशन जो होता है वो सन का अर्थ का होता है सन के अराउंड में, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन करने में ये कितना टाइम लेता है, 365 एंड 1/4 डे लेता है। ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व होने में हम जनरली 365 डेज को ही कंसिडर करते हैं और 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। फिर बाद में हम इसको ऐड करते हैं एज अ 1 ईयर, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। अब देखो, अर्थ की जो पोजीशन होती है ना, ऐसे होती है सन और अर्थ की। सन, अर्थ जो है वो इसके इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है ऐसे। जब हम लोग है ना इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस लेंगे, क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं और उसी के हिसाब से समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस होते हैं, उस वजह से। ठीक है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब जब नॉर्थ पोल जो सन के सामने होगा, तो नॉर्थ पोल पे सन की सीधी रेज गिरेंगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और जो साउथ पोल होगा वो पीछे की साइड रहेगा, इस वजह से साउथ वाले पोल पे विंटर सीजन चलेगा। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर चल रहा होगा, जब विंटर हेमिस्फीयर में क्या, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहा होगा, सॉरी। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा सीजन अपोजिट होगा देन सदर्न हेमिस्फीयर। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल सन के सीधे कांटेक्ट में है और सदर्न पोल जो है वो सन से पीछे है, इस वजह से वहां पे विंटर सीजन होगा। फिर एक डे आता है जिसको हम समर सोल्स्टाइस बोलते हैं, वो है 21 जून। इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। ठीक है, इसी सेम डे पर विंटर हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है, क्योंकि वहां पे विंटर सीजन चल रहा होता है, तो वहां पे लॉन्गेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, 21 जून को। क्लियर। फिर सन हमारा, सॉरी, अर्थ जो है हमारा रिवॉल्व करते हुए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में से कोई सा भी सन के सामने नहीं होता है। सन की सीधी रेज जो होती है वो पूरी अर्थ पे पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट हमको देखने को मिलता है, जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। पूरे अर्थ पर हमको इक्वल डे और इक्वल नाइट देखने को मिलता है। ये ऑटम सीजन होता है, ऑटम सीजन में इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को। उसके बाद सितंबर के बाद ये अर्थ और रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व होते होते नॉर्थ पोल जो होता है वो पीछे की साइड चला जाता है और साउथ पोल जो होता है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाता है, विंटर हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर स्टार्ट होगा, इसलिए विंटर सोल्स्टाइस होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट नाइट होती है। और क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। 22 दिसंबर को सेम डे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा
क्योंकि ये जस्ट अपोजिट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, इस वजह से शॉर्टेस्ट नाइट होगी यहाँ पे। यहाँ पे जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है वो किस में होता है, समर सीजन में होता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद अर्थ और रिवॉल्व करेगी और सन के सीधे कांटेक्ट में आएगी। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्ट फेजिंग में नहीं है, पूरी अर्थ के ऊपर सनरेज पड़ेंगी। तो यहाँ पे फिर वापस से 21 मार्च को क्या होगा, इक्विनॉक्स होगा, इक्वल डे और इक्वल नाइट। और सीजन कौन सा चल रहा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा होगा, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन चल रहा होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा। तो ये चार होते हैं, विंटर सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, समर सॉल्स्टाइस और इक्विनॉक्स, ठीक है। चार डेट आपको याद रखनी है, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर एंड 21 मार्च, ठीक है। 23 सितंबर, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, 21 जून को समर सॉल्स्टाइस होता है, ऑब्वियसली जून का टाइम चल रहा है, और 22 दिसंबर विंटर का टाइम चल रहा है, तो विंटर सॉल्स्टाइस होगा, ठीक है। ये पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब देखो लीप ईयर कब बनाया जाता है, जो एक एक्स्ट्रा 6 आवर्स होते हैं उनको ऐड करके 29 डे जो ऐड किया जाता है फरवरी में, 366 डेज का जो ईयर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा सीजन, ये हमने सारा पढ़ लिया, समर सॉल्स्टाइस, विंटर सॉल्स्टाइस क्या होता है, ठीक है। इक्विनॉक्स क्या होता है, 23 सितंबर को पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डेज और नाइट चेंज होते हैं और जो सीजन डेज और नाइट चेंज होते हैं रोटेशन की वजह से, अर्थ का रोटेशन होता है, और सीजन चेंज होते हैं अर्थ के रिवॉल्यूशन के वजह से। क्लियर, रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होंगे और रोटेशन की वजह से डे और नाइट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4। देखो मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में 4 डोमेन्स आते हैं। पहला आता है लिथोस्फियर, जो मतलब पूरा का पूरा अर्थ क्रस्ट जो होता है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है जहाँ पे हम रहते हैं, उसको लिथोस्फियर बोलते हैं। जो गैशियस लेयर है अर्थ को जो सराउंड करती है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस प्रेजेंट है। उसके अलावा जो वाटर कवर्स है, जहाँ जहाँ पे अर्थ का बड़ा सरफेस है जहाँ पे वाटर कवर है, उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है, एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ में क्या करते हैं, नैरो जोन बनाते हैं जहाँ पे सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वो रहती हैं। अब लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसमें रॉक्स हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है, थिन लेयर ऑफ द सॉइल इसमें होती है। इसमें मेन 2 डिवीजन है, एक तो जो लैंड मासेस है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। दूसरा ह्यूज वाटर बॉडीज है जिसको हम ओशियन बेसिन्स बोलते हैं, ठीक है। लैंड मासेस जो है, सारे ओशियंस जो है वो आपस में कनेक्टेड है, बट लैंड मासेस आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो एक दूसरे से क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब एलिवेशन ऑफ लैंड हम कैसे फाइंड करते हैं, जो लेवल होता है सी वाटर का वो हमेशा सेम रहता है हर जगह। तो एलिवेशन ऑफ लैंड जो होता है उसी उसको हम मेजर करते हैं सी लेवल से, और सी लेवल को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस, जीरो रेफरेंस लेते हैं, और उसी से हम प्लेट्यू का एलिवेशन, लैंड का एलिवेशन, माउंटेन्स का एलिवेशन फाउंड करते हैं। अब लिथोस्फीयर पे कितने कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, देखो यहीं पे मैं बता देती हूँ। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, इसे 3 लैटिट्यूड्स पास होते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और सबसे ज्यादा पोर्शन जो है इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे हॉट डेजर्ट है वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही लाई करता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे है यूरोप। यूरोप और एशिया आपस में कनेक्टेड है, कौन से माउंटेन्स के थ्रू, यूराल माउंटेन्स के थ्रू, ठीक है। अब इसके अलावा ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट में क्या आता है, रॉकी माउंटेन्स आते हैं, और साउथ अमेरिका में क्या आता है, एंडीज माउंटेन रेंज आती है। नेक्स्ट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, मतलब ये एक आइलैंड भी है और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और साउथ साइड में एक कॉन्टिनेंट आता है जिसको हम अंटार्कटिका बोलते हैं। यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बहुत ही कम है, यहाँ ये पूरा आइस आइस शीट से ढका हुआ है, ठीक है। अब 5 ओशियन है हमारे यहाँ पे। एक है पैसिफिक ओशियन, दूसरा एस शेप्ड का है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन जो है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट ओशियन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्बर्स बने हुए हैं जो कि शिप
के लिए पोर्ट का काम करते हैं, इस वजह से ये बिजिएस्ट ओशियन है। इसके अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में आता है यूरोप एंड अफ्रीका, और वेस्ट में आता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। फिर आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन सिर्फ एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे इसका नाम रखा गया है, दैट इज इंडिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सदर्न ओशियन जो साउथ में है, और पैसिफिक ओशियन तो ये वही वाला है, ये आपस में कनेक्टेड है। और लास्ट आता है नॉर्थ पोल पर जो है आर्कटिक ओशियन, ये सबसे ठंडा ओशियन है, ये नॉर्थ पोल से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन अपने आपस में एक दूसरे से सेपरेट है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। यहाँ पे एक स्ट्रेट आता है, उसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब ऐसी वाटर बॉडीज जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसी एक स्ट्रेट हमारी इंडिया के पास भी है, इसको हम पाक स्ट्रेट बोलते हैं, यहाँ पर लाई करती है। ये बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को अलग करती है, और इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट बोलते हैं। ऐसे ही जब कोई एक छोटी नैरो लैंड बॉडी दो बड़ी लैंड मासेस को सेपरेट को कनेक्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। इसको जैसे यहाँ पर है इस्थमस ऑफ पनामा, ये जो छोटी सी लैंड बॉडी है, ये दो बड़े लैंड मासेस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। अब देखो हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है हमारी अर्थ पर, वो है 8848.86 मीटर, और अभी बढ़ गई है, ये आप याद रखिएगा। और ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो 11 किलोमीटर 11,022 मीटर्स की है, कहाँ पे, मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ये कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यूराल माउंटेन और यूरोप आपस में कनेक्टेड है यूराल माउंटेन के थ्रू, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप जो है सबसे स्मॉलर है एशिया के कंपैरिजन में, ये वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है, ये 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर लैटिट्यूड जो होता है वो इसके हाफ मिडिल में से निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉन तीनों इससे पास होते हैं। फिर सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इसी से पास होता है, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर जो है वो भी यहीं अफ्रीका में से पास होती है, क्लियर, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, जो साउथ अमेरिका से एक नैरो पैसेज की स्ट्रिप ऑफ लैंड के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा। साउथ अमेरिका में क्या है, ये एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में लाया करता है, इसके 2 ओशियन है सराउंडिंग में। एक एंडीज माउंटेन रेंज वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है, इसके नॉर्थ से लेके साउथ तक फ्लो करती है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेरिका ये साउथ अमेरिका में फ्लो करती है, अमेजन बेसिन। देखो नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब लंबाई उसकी ज्यादा है, और अमेजोन रिवर है उसमें वाटर ज्यादा है, ठीक है। अमेजोन रिवर जो है वो साउथ अमेरिका में है, इसमें ये लार्जेस्ट रिवर है, नॉट लॉन्गेस्ट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इस्थमस मतलब छोटा लैंड बॉडी, और स्ट्रेट मतलब छोटी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, आइलैंड कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका क्या है, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लेकिन इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पर हैं, पहला है मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर जो है 71% अर्थ का कवर करता है, 29% जो है हमारी इंडिया का लैंड वर्ल्ड का लैंड है। रनिंग वाटर जो है वो ओशियंस में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, आइस में है, अंडरग्राउंड वाटर में है, वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। ये सारा मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। जो 97% वाटर है अर्थ का वो कहाँ पर है, सिर्फ ओशियन में है, लेकिन ये सॉल्टी वाटर है, इसलिए ह्यूमन यूज के लिए नहीं है। जो लार्ज पोर्शन है रेस्ट ऑफ द वाटर का, वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में है। सिर्फ स्मॉल परसेंटेज ही अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर, जो रिवर वाटर के फॉर्म में आता है, क्लियर। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा आइलैंड बड़ा, कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा, एशिया बड़ा है, फिर दूसरा अफ्रीका है, फिर तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए, क्लियर। अब ये देखो ओशियंस, ओशियंस कितने टाइप के हैं, अलग अलग। ये हमेशा ओशियन का वाटर जो होता है हमेशा मूव करता रहता है। 5 मेजर ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये मैंने आपको बता दिया। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है, इसी में जो सबसे बड़ा मैरियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, वो लाई करता है। पैसिफिक ओशियन जो है सर्कुलर शेप का है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को इसने सराउंड किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक ओशियन हमने देखा सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, एस शेप्ड का है, और कॉमर्स के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट ओशियन है। फिर इंडियन ओशियन ओनली ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम
नाम पर रखा गया है, ठीक है। फिर सदर्न ओशियन है जो पूरा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका उसको एनसर्कल करता है, 60 डिग्री लैटिट्यूड पर है। आर्कटिक ओशियन जो है आर्कटिक सर्कल बनाता है जो कि नॉर्थ पोल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ को एक पूरा सराउंड लेयर ऑफ गैसेस से सराउंडेड है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है। देखो सबसे नीचे होती है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में सारे क्लाउड्स वगैरह फॉर्म होते हैं। फिर होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन लेयर है, और हमारे जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं। इस वजह से हमको एरोप्लेन से नीचे क्लाउड्स दिखते हैं क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मीजोस्फियर, फिर आता है थर्मोस्फियर और फिर होता है एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर के बीच में सैटेलाइट्स उड़ते हैं। क्लियर? चलिए ये तो हो गया हमारा। नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है। दोनों मिलके टोटल 99% बनाते हैं क्लीन एयर का। फिर अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अर्गॉन, ये सारे 1% वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ब्रीथ लेने के लिए जरूरत है। नाइट्रोजन जो है वो लिविंग प्लांट्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्या करती है? हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जिसके वजह से रात के टाइम पे भी हमारा प्लैनेट कैसा रहता है? वार्म रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारा प्लैनेट रात के टाइम एकदम फ्रीजिंग कोल्ड ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के साथ वेरी करती है। मैक्सिमम जो है वो सी लेवल पर है, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से हमको माउंटेन्स या हाई एल्टीट्यूड्स पर जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको क्या करना होता है? ब्रीथ लेने में, मतलब ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना होता है जिससे वो इजीली ब्रीथ कर सके, ठीक है। मूविंग एयर जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। और विंड एयर जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? डोमेन ऑफ लाइफ। लाइफ बायोस्फीयर क्या होती है? एक नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट होता है जिसमें लैंड, वाटर और एयर जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। इसके वजह से क्या होती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। इस जोन को हम लाइफ जोन भी बोलते हैं। ये यूनिक है हमारे प्लानिट पर जो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे सेवरल स्पीसीज पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के, जिसका साइज अलग अलग होता है। कुछ जो होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं, कुछ जो होते हैं यूज मैमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट हो गया, ब्लू व्हेल्स हो गया, ठीक है। सारे लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस को इंक्लूड करके एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं बायोस्फीयर में अपने सर्वाइवल के लिए। इसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। और इकोसिस्टम में हर एनिमल, हर प्लांट स्पीसीज का अपना एक रोल होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन दी बायोस्फीयर, जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है हमारी प्लांट किंगडम, दूसरी होती है हमारी एनिमल किंगडम जिसमें एनिमल स्पीसीज आती है। थ्री डोमेन्स अर्थ के आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, अगर हम इनको डैमेज पहुंचाते हैं तो एक दूसरे को क्या होता है? ये हार्म भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम फॉरेस्ट को कटिंग करते हैं अपनी वुड्स की नीड को फुलफिल करने के लिए, लैंड्स को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसके वजह से फास्ट रिमूवल होता है सॉइल का फ्रॉम दी स्लोप्स। मतलब अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग करेंगे तो जो सॉइल, फॉरेस्ट की रूट्स जो होती हैं, ट्रीज की जो रूट्स होती है वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, उसकी वजह से सॉइल क्या होती है? रिमूव होती है अगर हम कटिंग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। ऐसे ही अर्थ सरफेस भी चेंज हो जाती है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। और सबमर्जेंस हो सकता है लैंड का, अगर सुनामी आई, इनकेस जैसे कि हमारे यहाँ पे सुनामी आई थी 2004 में, उसके वजह से अंडमान निकोबार का बहुत सारा पार्ट जो था वो सबमर्ज हो गया। फिर अगर हम क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करते हैं लेक्स और रिवर वाटर में, तो वो जो पानी है वो हमारे ह्यूमन यूज के लिए सुटेबल नहीं रहता है, और वो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को डैमेज करेगा। जैसे हम वेस्ट वाटर अगर हम पानी में डालते हैं तो एक्वेटिक सिस्टम की लाइफ जो है वो भी खराब हो सकती है। दूसरा क्या होता है?
जो इंडस्ट्रीज से एमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट से जो एमिशन होता है व्हीकल से, उसके वजह से एयर भी पॉल्यूट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो ग्लोबल टेम्परेचर और अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। इस वजह से हमको अपने रिसोर्सेज का यूज करना लिमिट करना पड़ेगा अर्थ पर, तभी हम नेचर को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तभी हम नेचर को बैलेंस कर सकते हैं। ये सारे डोमेन में, कौन कौन से डोमेन्स में, लिथोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में एंड हाइड्रोस्फीयर में, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए मेजर डोमेन्स, कौन कौन से होते हैं और उनको हम पॉल्यूट करेंगे तो हमारी लाइफ को कैसे वो इफेक्ट करेगा, इस सब के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। देखो चैप्टर 6 मतलब मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो दो तरीके से जनरेट होते हैं। पहला जो होता है कि अर्थ के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से पहला जो है इंटरनल प्रोसेस की वजह से अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग होता है अर्थ सरफेस का अलग अलग प्लेसेस पे। उसकी वजह से क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। अब किस टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, देखो लेक्स फॉर्म हो गई, ठीक है, कहीं पे माउंटेन्स फॉर्म हो गए, कहीं पे प्लेट्यूज फॉर्म हो गए। प्लेट्यूज जो होते हैं अपने सराउंडिंग एरिया से उनकी हाइट ज्यादा होती है पर ये ऊपर से फ्लैट होते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मतलब एक छोटी रिवर बड़ी रिवर में अपना वाटर देती है, उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। जब एक बड़ी रिवर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। प्लेन एरिया जिसका सी लेवल से डिस्टेंस हाइट ज्यादा नहीं होती है। इस्थमस क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि दो बड़ी बॉडी बॉडी को जब एक छोटी बॉडी जोड़ती है तो उसको हम इस्थमस बोलते हैं। स्ट्रेट क्या होता है, एक छोटी वाटर बॉडीज दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है तो हम उसको इस्थमस बोलते हैं। बेसिन, जहाँ पे रिवर अपना पानी इकट्ठा करती हैं और अपने सारे सेडिमेंट्स लाके इकट्ठा करती है, उसको रिवर बेसिन बोलते हैं। माउंटेन रेंजेस, कंटिन्यूस रेंजेस है माउंटेन्स को माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। हिल्स जिनकी हाइट जो होती है 600 मीटर या उससे कम होती है उसको हम हिल्स बोलते हैं। इनकी हाइट, इन पर ये एलिवेटेड लैंड होते हैं, ठीक है, इनको हिल्स बोलते हैं। क्लियर। देखो हिल जो होती है वो लैंड सरफेस से हायर होता है सराउंडिंग एरिया से। स्टीप हिल का एलिवेशन मोर देन 600 मीटर हो सकता है, इसलिए इसको, अगर हिल का एलिवेशन 600 मीटर से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, माउंटेन बोलेंगे। माउंटेन की जो हाइट होती है वो 8000 मीटर्स तक भी हो सकती है। क्लियर। चलिए आगे अब हम देखते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं। एक्सटर्नल प्रोसेस में कंटिन्यूअसली क्या होती है, बियरिंग डाउन, मतलब लैंडफॉर्म्स बनते और बिगड़ते हैं। इन ये बियरिंग डाउन होता है मतलब वॉश भी होते हैं और रीबिल्डिंग भी होती है उन्हीं लैंड सरफेस की। बियरिंग अवे कैसा होता है, अगर अर्थ सरफेस पे इरोजन हो रहा है, इरोजन किसकी वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से, आइस की वजह से और विंड की वजह से। और कंटिन्यूअसली डिपोजिशन हो रहा है, मतलब डिपोजिशन मतलब रिवर या विंड वहां पे जाके क्या कर रही है, डिपोजिट कर रही है मटेरियल्स को, तो उसके वजह से रीबिल्डिंग होती है सरफेस की, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो इरोजन होता है अगर वियरिंग अवे होता है अर्थ सरफेस का, जिसके वजह से प्रोसेस ऑफ इरोजन होता है। और कंटिन्यूअसली अगर डिपोजिशन होता है तो उसकी वजह से रीबिल्डिंग होती है किसी प्रोसेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं जो एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गए जिनका एलिवेशन हाई होता है, फिर प्लेट्यूज हो गए, ये फ्लैट लैंड स्टेबल लैंड्स होते हैं, फिर प्लेन्स हो गए जो फ्लैट लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब माउंटेन्स जो होता है वो नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का। माउंटेन्स जो होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है, कुछ माउंटेन्स की हाइट क्लाउड से भी ज्यादा हाइट पर है, इसके वजह से वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, कोल्डर होता है। इसलिए वहां पे क्या पाया जाता है, परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। और इन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से ही रिवर बनती है, जिस जो हमारे यहाँ पे नीचे प्लेन एरिया में यूजफुल होती है, ठीक है। ओके। बहुत हार्श क्लाइमेट होता है माउंटेन एरिया में, इस वजह से बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं। स्लोप्स जो होते हैं स्टीप होते हैं और बहुत कम लैंड जो होता है वो फार्मिंग के लिए अवेलेबल होता है, तो माउंटेन्स पे ह्यूमन हैबिटेशन आपको कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा माउंटेन्स जो होता है वो एक लाइन में अरेंज होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेंजेस बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी पैरेलल रेंजेस जो होती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैली होती हैं। हिमालयन माउंटेन्स, आल्प्स माउंटेन, एंडीज माउंटेन्स, ये सारे हिमालय कहाँ पर पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। आल्प्स यूरोप में पाया जाता है। एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अब मेनली 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। पहला तो होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन्स, तीसरा होता है
वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो बीच वाला पार्ट जो होता है वो अपलिफ्ट हो जाता है। ये वाली पार्ट इधर से प्रेशर लगा रही है तो बीच वाला पार्ट क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, इसको हम फोल्ड माउंटेन्स बोलेंगे। हिमालय जो है वो हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है, अभी अभी बना है, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स में आता है। अरावली रेंजेस जो इंडिया में है वो हमारी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम में आती है, जो कि अब इरोड हो चुकी है, ठीक है। अपलाचियन माउंटेन जो है नॉर्थ अमेरिका में, यूराल माउंटेन्स इन रशिया में, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है। क्लियर। चलिए, मैंने मैप में आपको सारे अभी माउंटेन्स भी दिखा दूंगी। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है, कब जब कोई बड़ा एरिया जो है वो ब्रोक होके डिस्प्लेस्ड होता है वर्टिकली, ऐसे नीचे चला जाता है वर्टिकली या ऊपर आ जाता है, तो उसके वजह से फॉल्स माउंटेन्स बनते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, जो नीचे चला जाता है उसको ग्रेबन बोलते हैं। ये जो नीचे गया वाला पार्ट है वो वैली की तरह काम करेगा, वहां से रिवर्स फ्लो होती है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे विंध्या एंड सतपुरा रेंज। विंध्या सतपुरा रेंज के बीच में से कौन सी रिवर निकल रही है, नर्मदा रिवर निकल रही है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश वाले सेंट्रल इंडिया में हमारे आता है। इसके अलावा वर्ल्ड में हम एग्जांपल देखें तो राइन वैली जो है वो बोस्जस माउंटेन्स के बीच में से निकलती है। ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज के वजह से फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा जापान में। ये दोनों जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। अब उसके अलावा माउंटेन जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। कैसे, क्योंकि ये स्टोर हाउस होते हैं वाटर का। यहीं से रिवर्स आती हैं जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से बनती है। ये जो रिवर्स होती है उनको हम रिजर्वॉयर्स की तरह यूज करते हैं वाटर को हार्नेस करने के लिए। हम अपने यूज के लिए लोग क्या करते हैं, पानी निकालते हैं रिवर वाटर में से, ठीक है। ये ही पानी जो होता है इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है। फिर जो रिवर वैलीज होती है जहाँ से रिवर फ्लो होती है वहां पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है, आइडियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो कल्टीवेशन के लिए। माउंटेन्स होती है उसमें बहुत ज्यादा फ्लोरा एंड फोना की वैरायटी पाई जाती है। इसके वजह से हमको वहाँ के फॉरेस्ट से फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, शेल्टर मिलता है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, गम मिलती है, रेजिन्स मिलते हैं। उसके अलावा माउंटेन्स जो होते हैं वो सीनिक ब्यूटी के लिए अपने फेमस होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग भी की जाती है। क्लियर। ये हो गया हमारा माउंटेन सिस्टम। अब हम देखेंगे प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, एलिवेटेड फ्लैट लैंड होते हैं, इनको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, देखो ऐसे होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं और इनकी हाइट जो होती है अपनी सराउंडिंग एरिया से ज्यादा होती है। इनकी हाइट कितनी हो सकती है, 100 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक हो सकती है। ये यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं। इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ओल्डेस्ट प्लेट्यू आता है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू केनिया में आता है, तंजानिया में एंड युगांडा में आता है, एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सब इसी प्लेट्यू के एग्जाम्पल है। टिबेटन प्लेट्यू जो है, टिबेट प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, इसको हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड, इसको रूफ ऑफ दी वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसकी हाइट होती है 4000 से लेके 6000 मीटर्स की। अब ये जो प्लेट्यूज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रिच मिनरल डिपॉजिट देखने को मिलता है। इस वजह से बहुत सारी माइनिंग एरियाज जो होती है वर्ल्ड की वो प्लेट्यू एरियाज के आसपास ही लोकेटेड रहती हैं। क्लियर। अब हमारे यहाँ अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो फेमस है किसके लिए, गोल्ड माइन के लिए और डायमंड की माइनिंग के लिए, ठीक है। इंडिया में भी बहुत सारे रिजर्व पाए जाते हैं आयरन के, कोल के, मैंगनीज के, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, ठीक है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में आता है, देखो झार इधर वाले पार्ट में छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। ये वाला जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है। क्लियर। अब बहुत सारे प्लेट्यू एरियाज होते हैं जो जहाँ पे वाटरफॉल्स गिरते हैं। रिवर जो होती है वो हाइट से गिरती है, इसकी वजह से वाटरफॉल बनाती है। इसमें से इंडिया में है हुंड्रू वाटरफॉल जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का है, जो सुवर्ण रेखा रिवर के ऊपर है। और जॉग फॉल जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये सारे वाटरफॉल के एग्जाम्पल्स है। उसके अलावा लावा प्लेट्यू जो होते हैं वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वो लावा प्लेट्यू है, इस वजह से वो फर्टाइल है और कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। और बहुत सारे सीनिक स्पॉट्स भी होते हैं प्लेट्यू एरियाज में। अब प्लेन्स में क्या होता है, ये फ्लैटलैंड्स होते हैं, स्ट्रेचेस ऑफ दी फ्लैटलैंड। इनकी हाइट जो होती है सी लेवल से 200 मीटर्स तक हो सकती है। ये एक्सट्रीमली लेवल हो सकते हैं और अनड्यूलेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवर फ्लो करके आती है स्लोप ऑफ माउंटेन से और बहुत सारा इरोडेड मटेरियल लाके यहाँ पर डिपॉजिट करती रहती है, जिसके वजह से वो प्लेन जो होता है वो कैसा हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है। इसके वजह से वहाँ पर नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी इजीली हम बना सकते हैं। थिकली पॉपुलेटेड
रीजन होते हैं वर्ल्ड के, जो प्लेन एरियाज होते हैं। इंडिया का भी जो प्लेन एरिया है, कौन सा, नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, यूपी बिहार वाला, वो सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है क्योंकि वो फर्टाइल भी है और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों जो प्लेसेस है वहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज प्लेन एरिया पाए जाते हैं। एशिया में गंगा और ब्रह्मपुत्रा और यांगत्जे चाइना, ये सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ दी वर्ल्ड में माने जाते हैं। और नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स के आसपास वाला जो एरिया है वो भी थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में आता है, ठीक है। प्लेन्स जो होते हैं वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हाउसेस बिल्ड करने के लिए अच्छे होते हैं, कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं, फर्टाइल सॉइल होती है, हाईली प्रोडक्टिव होते हैं कल्टीवेशन के लिए। गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं हमारी इंडिया का। अब लैंडफॉर्म्स और कैसे लोग रहते हैं, देखो जो माउंटेन वाले एरिया है वहां पे लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, तो लोग कम रहना पसंद करते हैं, जबकि प्लेन्स जो होते हैं वो बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होती है, प्लेन एरिया में रोड हाउस वगैरह बन जाती है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स आती है लैंडफॉर्म्स के साथ, जैसे कहीं कहीं नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, जैसे कहीं अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन आ गया, स्टॉर्म्स आ गया, फ्लड आ गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमको देखने को मिलता है, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस होता है। इन सब से कैसे बचाया जा सकता है, तो अवेयरनेस फैलाई जाए, क्रिएटिव अवेयरनेस फैलाई जाए, जिसकी वजह से हम रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमको जो एयर लैंड और वाटर दिया है इसको जुडिशियसली यूज करना चाहिए। लैंड को हमको कभी भी वेस्टफुल मैनर में यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, हाउसेस बना देते हैं फर्टाइल लैंड पर। फर्टाइल लैंड पे हाउस बनाने का क्या मतलब होता है, जब वो फर्टाइल लैंड है, बहुत सारा बैरन लैंड भी है, आप वहां जाके घर बनाइए फर्टाइल लैंड पे तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, बैरन लैंड पे आप नहीं कर सकते हो। गार्बेज हम फेंक देते हैं लैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से वो गंदा हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग केयरलेस मैनर में यूज करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, ये सब अवॉइड करने चाहिए, हमको जुडिशियली चीजों को यूज करने चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक अच्छा अर्थ छोड़ के जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए, जैसे कि हमारे एंसेस्टर हमारे लिए छोड़ के गए हैं, ठीक है। तो हमको ज्यादा केयर से यूज करना चाहिए। इंडिया का एक स्वच्छ भारत मिशन है, हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी, मतलब आपका माइंड तभी हेल्दी होगा जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी। अगर हेल्दी बॉडी कब मिलेगी, जब एनवायरनमेंट आपका हेल्दी होगा, जहाँ पे क्लीन वाटर, एयर और हाइजीनिक कंडीशंस होंगी। तो इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है आर कंट्री इंडिया। इंडिया के बारे में देखो हम मैप से पूरा डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल वीडियो जो जिसको देखना है वो डायरेक्टली देख सकता है, मेरे चैनल पे बना हुआ है, लेकिन अभी भी यहीं पे भी हम डिटेल में ही करेंगे। देखो ये है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया के नॉर्थ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वेस्ट में अरेबियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। उसके अलावा साउथ में इंडियन ओशियन है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इंडिया का जो, एक सेकेंड, इंडिया का जो मेन लैंड है वो यहाँ से यहाँ तक है। इसकी जो लेंथ और विड्थ आपको पता होनी चाहिए। लेंथ कितनी है इसकी, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक इसकी लेंथ है 3200 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट इसका जो एक्सटेंट है वो 2900 किलोमीटर है। मतलब ऐसे में ये जो है वो कितना है, 3200 किलोमीटर्स है, और ऐसे में कितना है, 2900 किलोमीटर्स है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, अनइवन प्लेट्यू सरफेसेस है, कोस्ट एरिया है, आइलैंड्स हैं, ठीक है। इतने डाइवर्स लैंडफॉर्म हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारी यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 121 करोड़ है, जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनाती है, ठीक है। हम चाइना को सरपास कर जाएंगे 2027 में, और वर्ल्ड की फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के मिड से पास होती है, देखिए ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ मिड में से पास होती है। अब हमारी इंडिया का ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंस है वो देखो कैसे है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ पर आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके यहाँ पर कितना है, ये देखिए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये आएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आएगा। जैसे यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट में है, यहाँ पे 67 डिग्री ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा हमारा, इसके बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो 30 डिग्री मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। इस वजह से हमने यहाँ एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट का, ठीक है।
इसी का टाइम हमारी पूरी इंडिया में चलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का लोकेशनल मैप। अब इंडिया के नेबर्स कौन कौन से, तो वेस्ट में दो नेबर्स हैं इंडिया के, एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बहुत थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे मिलता है 106 किलोमीटर को, जो इंडिया को टच करता है, लेकिन वो भी पीओके वाले रीजन में आता है। ठीक है, पाकिस्तान तो बहुत सारा हमारी इंडिया को टच करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट है। फिर ईस्ट में 5 कंट्रीज हैं, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब इंडिया को टच करती हैं। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद हमारी जो सी बाउंड्री बनाती है वो भी दो कंट्रीज है, एक तो है हमारी श्रीलंका साउथ में जो कि इंडियन ओशियन वाली साइड पर है, और एक है मालदीव्स जो कि हमारी अरेबियन ओशियन वाली साइड पर है। ये दो कंट्रीज है जो हमारे साथ मैरीटाइम बाउंड्रीज बनाती है। अब इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखें तो हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं, तो टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें से दो अभी बनी है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख की कैपिटल है लेह और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, उसके अलावा दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है। इस वजह से टोटल कितनी यूटीज हो गई हमारी, 8 हो गई। अगर ये दोनों मर्ज नहीं होती तो 9 यूटीज होती। क्लियर? जम्मू कश्मीर के बनने के बाद 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटीज हैं, सबकी अलग अलग कैपिटल से आपको याद रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट्स को कैसे याद रखना है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश है, बीच में आसाम आता है, साइड में जो आता है इसको आप याद रख सकते हो नमामि से। नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उसी के पास में फिर त्रिपुरा आ जाता है, और मेघालय तो सबको याद रहता है कि बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल है, और नेपाल और भूटान के बीच में जो एक स्टेट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्किम स्टेट बोलते हैं। क्लियर? फिर वहीं से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नीचे जाएंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, 28 स्टेट्स हो गए। क्लियर? चलिए, 28 स्टेट्स होने के बाद अब हमारे यहाँ पे फिजिकल मैप क्या है। फिजिकल मैप में हमारे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स है। हिमालयन माउंटेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाली जो रेंज है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालयाज, या फिर इनको हिमाद्री भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा, ये सब ग्रेट हिमालयस में पाई जाती है। उसके बाद आता है मिडिल हिमालयस, ये जो है वो कंटिन्यूस रेंजेस नहीं है, ब्रोकन है। ठीक है, जैसे पीर पंजाल रेंजेस है, ये सब किस में आती है, मिडिल हिमालयस में आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के नाम पे हिमाचल प्रदेश का नाम पड़ा। फिर सबसे नीचे आती है हमारी शिवालिक रेंजेस, इसको लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, शिवालिक रेंजेस। और फिर पूर्व में आती है ये वाली, जो ईस्ट वाली साइड पे आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ये हिमालय के जस्ट नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना रिवर ये सब क्या बनाती हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है यूपी और बिहार का, जो गंगा रिवर फर्टाइल लैंड बनाने की वजह से, और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिलकर क्या बनाती है, यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। क्लियर? उसके अलावा फिर वेस्टर्न साइड में क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, यहाँ पे कच्छ डेजर्ट है। फिर सेंट्रल इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज है। विंध्य सतपुरा रेंज के नीचे से बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो होती है। सतपुरा रेंज के साउथ में से तापी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, उसके अलावा फिर और नीचे आएंगे तो वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न मार्जिन पर, ईस्टर्न घाट है ईस्टर्न मार्जिन पर। क्लियर? ये दोनों घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स पर मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स कहाँ है, ये रही नीलगिरी हिल्स। क्लियर? ठीक है, अब वेस्टर्न घाट जो है उसी के पास में जो है वो कोस्टल प्लेन्स भी आते हैं, उसको ये नैरो है, ये इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो कंपैरेटिवली वाइडर है। ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस रेंजेस नहीं है, वो ब्रोकन रेंजेस हैं। जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा स्टीप है, उनकी हाइट ज्यादा है, और वो ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में उनकी हाइट ज्यादा है। और जो सारी रिवर्स होती हैं, जो वेस्ट फ्लोइंग, जो सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, वो कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। कौन कौन सी, ये वाली देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा
और ये कावेरी, ये सारी रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट से ही निकलती है और कहाँ जाके मर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है कोरल आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड इसको हम बोलते हैं कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है जो बाद में आइलैंड्स में कन्वर्ट हो गया। इसमें सीरीज ऑफ आइलैंड्स हैं। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल आइलैंड से बना हुआ है। कोरल आइलैंड्स मतलब क्या होता है, एक टिनी मरीन एनिमल है पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या करता है, मरने के बाद अपने स्केलेटन छोड़ देता है, स्केलेटन के ऊपर दूसरे पॉलिप्स ग्रो करते हैं, फिर वो अपने स्केलेटन छोड़ देता है, ऐसे कर करके ये कोरल आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया में आता है। पेनिनसुलर इंडिया मतलब क्या होता है, जो 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है। तो हमारा इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है। वेस्ट में अरेबियन ओशियन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, ये सारी पार्ट्स जो है वो हमारे किस में आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स में आते हैं। क्लियर, ये हमारी इंडिया का फिजिकल मैप हो गया, फिजिकल डिवीजन हो गया। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने देख लिया। फिर जो वेस्टर्न घाट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, और ईस्टर्न घाट जो होते हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री पर है। कोस्टल प्लेन्स भी हम लोगों ने देख लिया, कोरल आइलैंड्स भी देख लिया, पॉलिप्स भी देख लिया। तो इसी के साथ हमारा पूरा इंडिया का फिजिकल, पॉलिटिकल और उसके नेबर्स वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। ये जो डायग्राम है ना, ये सुनामी का डायग्राम है। जब इंडिया में 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी क्या होता है, सी के अंदर, सी फ्लोर के ऊपर जब अर्थक्वेक आता है, उसके वजह से बहुत ज्यादा पानी का डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके वजह से ये सी वेव्स आती हैं। इनकी हाइट जो होती है वो माउंटेन्स की हाइट के जितना होती है। ठीक है, इसके वजह से कोस्टल एरिया में काफी ज्यादा डैमेज लेकर आती हैं। हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड का बहुत सारा पार्ट जो था वो सबमर्ज हो गया था, ये 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें। ठीक है, और इसने मेनली कहाँ हिट किया था, चेन्नई कोस्ट को सबसे ज्यादा हिट किया था। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 7। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, ये है अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने इसके पहले इंडिया के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इंडिया का पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है। क्लाइमेट मतलब होता है ये एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है जो 30 से 35 साल तक चलती आ रही है। जैसे कि कश्मीर का हम क्लाइमेट कैसा बोलेंगे, कोल्ड क्लाइमेट बोलेंगे। ठीक है, और गुजरात का क्लाइमेट हम कैसा बोलेंगे, हॉट क्लाइमेट, मतलब वहां पे वैसा वेदर सीजन रहता है एवरेज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, एक डे टू डे चेंजेस होता है। आज गर्मी है, कल बारिश हो गई है, तो वेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। परसों थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया तो वेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसमें उसमें टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, सनशाइन में चेंज हो सकता है, इसको आपको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। अब इंडिया में 4 मेन सीजन आते हैं। पहला आता है कोल्ड वेदर सीजन। कौन सा आता है, कोल्ड वेदर सीजन आएगा, जिसमें जिसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सीजन बोलते हैं, जो दिसंबर से लेके कब तक रहता है, फरवरी तक रहता है। दूसरा आता है हॉट वेदर सीजन, जिसको हम समर बोलते हैं, ये लेता रहता है मार्च से लेकर मई तक। क्लियर, उसके बाद आता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको रेनी सीजन भी बोलते हैं, ये आता है जून से लेकर सितंबर तक। फिर सीजन आता है रिट्रीटिंग मानसून का, जिसको हम ऑटम सीजन भी बोलते हैं, ये आता है अक्टूबर से लेके नवंबर तक। कोल्ड वेदर सीजन में जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं आती है। इसके वजह से टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया का लो होता है, सदर्न इंडिया का हाई होता है, सदर्न हेमिस्फीयर का हाई होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से कोल्ड वेदर सीजन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हॉट वेदर सीजन, जब सन की रेस मोर और लेस डायरेक्टली फॉल होती है हमारे रीजन में, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसके वजह से हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, जो हॉट वेदर सीजन या समर सीजन में ब्लो करती है। फिर आता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन मतलब रेनी सीजन आता है। इसमें क्या होता है, ऑनसेट होता है मानसून का या एडवांस होता है मानसून। देखो इसमें क्या होता है, देखो जब सीजन आता है, ये आप है ना चैप्टर क्लास 9 की एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि कैसे विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है। मैं अभी आपके लिए यहाँ बता देती हूँ, विंड्स का डायरेक्शन जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इसको हम ऑनसेट मानसून बोलते हैं। और जब विंड्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाता है तब इसको हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। ये टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है,
विंड्स जो होती है सी से किधर की तरफ चलती है, लैंड की तरफ चलती है, इसके वजह से ये मॉइस्चर कैरी करके रखती है, तो मॉइस्चर की वजह से ये क्या लेकर आती है, रेनफॉल लेकर आती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल और वहां से मानसून क्या होता है, रिट्रीट होता है। अब देखो एक अच्छा फेनोमेनन होता है रिट्रीटिंग मानसून में। रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है, जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो होती है वो इधर से आ रही होती है, तो क्या करती है, बे ऑफ बंगाल से पास होने की वजह से मॉइस्चर पिकअप कर लेगी। मॉइस्चर पिकअप करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन में ये क्या लेकर आएगी, रेनफॉल लेकर आएगी, तो वहां पे विंटर में रेनफॉल होता है, ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। क्लियर। अब मानसून मतलब क्या होता है, ये एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स या रिवर्सल ऑफ द विंड्स। इंडिया की लोकेशन ऐसी है ट्रॉपिकल रीजन में, इस वजह से यहाँ पे जो रेन होती है वो मेनली किसकी वजह से आती है, मानसूनल विंड्स की वजह से आती है। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना अच्छा मानसून आएगा उतने ज्यादा रेन अच्छा होगा, जितना रेन अच्छा होगा उतने ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है। अब क्लाइमेट जो होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी पे डिपेंड करता है, और रिलीफ पे डिपेंड करता है। लोकेशन मतलब आपकी लोकेशन क्या है, आप माउंटेन एरिया में हो, आप प्लेन एरिया में हो, वहां पे वैसा क्लाइमेट होता है। एल्टीट्यूड मतलब हायर एल्टीट्यूड पर हो तो वहां पे एयर कैसी होती है, रेरिफाई हो जाती है, रेरिफाई हो जाएगी, लेस डेंस होगी तो वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर वाली जो जगह है वो डेजर्ट एरिया में आती है राजस्थान में, इस वजह से वो बहुत हॉट होती है। जबकि द्रास और कारगिल जो है वो लद्दाख रीजन में आती है, जो फ्रीजिंग कोल्ड होती है, ठीक है। कोस्टल प्लेसेस जैसे मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। मॉडरेट मतलब ना ही ज्यादा ठंडा होता है ना ही ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। लेकिन कोस्ट पर होने की वजह से यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। फिर आता है मौसिम राम। मौसिम राम जो होता है वहां पे मेघालय, मौसिम राम में एक जगह है, मौसिम राम एक प्लेस है मेघालय में जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसलमेर एक ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे हमको रेनफॉल देखने को बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हमारी इंडिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, देखो जब क्लाइमेट अलग है, रेनफॉल का पैटर्न अलग अलग है, तो नेचुरल वेजिटेशन भी अलग होगा। जहाँ पे ज्यादा बारिश होगी वहाँ एवरग्रीन वेजिटेशन पाया जाएगा, डेजर्ट एरिया में स्कैंटी वेजिटेशन पाया जाएगा, माउंटेनियस एरिया में कॉनिफेरस वेजिटेशन पाया जाएगा। तो हमको बहुत सारे प्लांट्स, बुशेस, श्रब्स, ये कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट्स, जो ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज विदाउट किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के ग्रो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब फॉरेस्ट जरूरी क्यों होता है, हमको फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, फ्यूल वुड प्रोवाइड करते हैं, फॉडर प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लाख, हनी, गम, ये सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है, हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। और फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं। फिर नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो डिस्ट्रॉयड हो सकता है लार्ज एक्सटेंट तक, जो क्योंकि हम क्या करते हैं, रेकलेस कटिंग कर रहे हैं ट्रीज की, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसके वजह से जितनी ट्रीज को हम काटते हैं उतनी ट्रीज को अगर हम प्लांट करें तो उसी से हम क्या करते हैं, हमारे फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, अदरवाइज हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस इन्हीं के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं वन महोत्सव, जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अर्थ को ग्रीन करने के लिए छोटे छोटे सैपलिंग्स को प्लांट करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रीज में कन्वर्ट होंगे और हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया जो है वो बना रहेगा। क्लियर। एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होता है, ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के होम होते हैं, मतलब जितने एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, और मैमल्स हो गए, ये सब वर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सब लोग कहाँ रहते हैं, ये आपको फॉरेस्ट में ही देखने को मिलते हैं। क्लियर। उसके बाद एक सेकेंड।
टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, ये बहुत सारी कंट्रीज में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात का, ये होम है एशियाटिक लायंस का। सिर्फ गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ही एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस जो होते हैं वो आपको आसाम के फॉरेस्ट में ज्यादा देखने को मिलेंगे। एलिफेंट्स तो आपको केरल में और कर्नाटक में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो वन हॉर्न राइनोज है इंडिया में सिर्फ आसाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैमल्स और जो वाइल्ड एसेस होती हैं वो आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेंगे। गोट, स्नो लेपर्ड्स एंड बियर्स जो है आपको हिमालयन रीजन्स में देखने मिलेंगे। इसके अलावा और भी अदर एनिमल्स होते हैं जैसे कि मंकी, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये भी हमारे फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया में वर्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा है, जिसमें से पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल वर्ड है। अदर कॉमन वर्ड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, पैरट्स हो गया, पीजन्स हो गया, मैना हो गया, गीज हो गया, बुलबुल हो गया, डक्स हो गए, ये सारे क्या है, नेशनल वर्ड्स बोले जाते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी वर्ड सेंचुरीज हैं जो हमारे नेचुरल अपने नेचुरल हैबिटाट्स में रहती है। ये जो वर्ड्स होती है उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है हंटर्स के वजह से। आप ऐसी 5 वर्ड्स का नाम बताओ जिसको जो कॉमनली आपके एरिया में पाई जाती है। अब बहुत सारी सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो स्नेक्स की भी हमारी इंडिया में पाई जाती है, जैसे कोबरा हुआ, क्रैट्स हुआ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से, हंटिंग की वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ की इंडिया से, वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली, या फिर बहुत सारी तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। इस वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसमें टाइगर और एलिफेंट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब वो बहुत ज्यादा नियर टू एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उसको सेव करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया है। बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाई गई हैं इंडिया में। ठीक है, उसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए रिफ्यूज कर सकते हो ऐसी चीजें जो बॉडी एनिमल की बॉडी से बनाई जाती है, जैसे कि उनके बोन से, हॉर्न से, फर से, स्किन से, जिसके वजह से उनकी हंटिंग की जाती है। तो आप ऐसी चीजों को रिफ्यूज कर सकते हैं यूज करने के लिए। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर को वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि कैसे आपको एनिमल किंगडम के हैबिटेट को क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ। ठीक है, माइग्रेटरी वर्ड्स के बारे में देख लीजिए। माइग्रेटरी वर्ड्स क्या होती है, माइग्रेटरी वर्ड्स जो होती हैं जैसे कि पिनटेल डक, कर्ल्यू, फ्लेमिंगो, ठीक है, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, माइग्रेटरी वर्ड्स है। ये विंटर सीजन में हर साल हमारी इंडिया में आती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी वर्ड है उसका नाम है लिटिल स्टिंट। इसका वेट से 15 ग्राम तक का है, और ये आर्कटिक रीजन से 8,000 किलोमीटर ट्रेवल करके इंडिया में आती है विंटर में हर साल। ठीक है, तो इसको हम माइग्रेटरी वर्ड्स बोलते हैं। क्लियर, चलिए ये हो गया हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक। ये आपका वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1.5 घंटे का, 1.5 या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा ऐसा ही सेम वीडियो क्लास 9 एनसीईआरटी का भी बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें पूरा इंडियन ज्योग्राफी को हम लोगों ने मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं वहां से जाके, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। क्लियर, उसके अलावा फुल तमिलनाडु क्लास 11 एंड 12 की हिस्ट्री वीडियोस भी बने हुए हैं। आपको इस वीडियो के एंड में आपको एंड लिंक भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन्स भी मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो में बीच बीच में यहाँ आई बटन भी आता है, उसमें भी बहुत सारी प्लेलिस्ट और वीडियोस भी मैं पब्लिश करती रहती हूँ, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और प्लीज, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको सेफ रहना है, आपको हेल्दी रहना है, ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, घर में पढ़िए, घर में सारा वर्क कीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा है, अपनी फैमिली के लिए सेफ करके रखिए। ठीक है, थैंक यू।